हेलो बच्चों। तो आप लोगों को होमवर्क में एक्सरसाइज 4 पार्ट ए के क्वेश्चन नंबर 31 टू कितना दिया था 46। तो 31 तो मैं पिछली क्लास में डिस्कस कर चुका था। तो एक्सरसाइज 4 पार्ट ए जेई मेन क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। तो ये तो वैसे ही दे रखे हैं, आप सीधा ही फॉर्मूला लगा लीजिएगा। तो डेरिवेशन के लिए दे रखी है वैल्यूज। तो रेडियस क्या होती है 0.529 एंगस्टन एन स्क्वायर बाय जेड। तो ये सिंप्लीफाइड फार्मूला है। किस ऑर्बिट की बतानी है बच्चों? हाइड्रोजन की सेकेंड ऑर्बिट, यानी कि 2 का स्क्वायर अपॉन 1। तो 4 से गुणा कर दें। 4 कितना ले लें इसको? 4 36, 8 3 11, 4 4 पंजे 20 21, 2.116 एंगस्टन। तो ये होना चाहिए। तो राउंड ऑफ करोगे 2.12 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? ए। क्वेश्चन नंबर 33। अब आप ये बोलो सर ये क्यों दे रखा है? तो ये जो हमने ड्राइव किया था क्लास में फॉर्मूला, उसके लिए दे रखा है। If the de Broglie wavelength of electron in an nth Bohr orbit is in a hydrogenic atom is equal to 1.5 pi a naught is the Bohr radius, then the value of n by z। तो यानी कि रेडियस का फॉर्मूला अपने को लगाना है ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड। रेडियस कितनी दे रखी है बच्चों इसकी? इफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ de Broglie wavelength of the electron in nth Bohr orbit in a hydrogenic atom is de Broglie। तो de Broglie ये तो इसका रेडियस का फॉर्मूला है 2 पाई r इज इक्वल टू एन लैम्डा। इससे लगा लीजिएगा। तो अपने को r का फॉर्मूला यहाँ रखना है। तो 2 पाई r की जगह a नॉट एन स्क्वायर बाई जेड, एन लैम्डा की जगह कितना रखना है बच्चों? 1.5 पाई ए नॉट। तो ये एन से एन तो कट गया, ए नॉट से ए नॉट कट गया, पाई से पाई कट गया, इस 2 से 2 कट गया। तो यहाँ से एन बाई 2 नहीं था, सॉरी जेड था ये। तो यहाँ से एन बाई जेड आ गया 1.5 बाई 2 यानी कि 0.75। तो आंसर क्या हो गया इसका? बी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए बच्चों, द पेयर ऑफ मेटल आयन दैट कैन गिव स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ √3। √3 यानी कि 4 √15 होना चाहिए, वो 3.9 यानी कि √15 होना चाहिए फॉर द कॉम्प्लेक्स MnH2O6 Cl2। यहाँ पे नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा। ये कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, इसको आप छोड़ दीजिएगा। ये 12th क्लास का चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसका आ गया यहाँ पे। ठीक, 35 समझ में नहीं आएगा अभी। 35 व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इफ द लाइट ऑफ द वेवलेंथ 4000 अंगस्टन जनरेट फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ वेलोसिटी दिस। तो वेलोसिटी से आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। ठीक, क्वेश्चन तो ये है, यहाँ पे फोटोन और यहाँ से इलेक्ट्रॉन, इसकी वेलोसिटी गिवन है कितनी है बच्चों? 6 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये जो फोटोन है ये है 4000 एंगस्टन। तो यहाँ से पहले तो आप वर्क W0 निकालें। ठीक है, तो यही तो निकालना है। तो इससे पहले एनर्जी ऑफ फोटोन निकालते हैं। तो एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे निकालेंगे बच्चों? जो फोटोन इंसिडेंट हो रही है उसकी, या तो ये फॉर्मूला लगा दे 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्टन डिवाइडेड बाई 4000। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब अपने को इसका फॉर्मूला वेलोसिटी, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन जो वहाँ से इजेक्ट हुआ है, इलेक्ट्रॉन, ये आ जाएगी 12 mv²।
इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हाफ mv² ये आएगी जूल में, तो यहाँ से ये आ जाएगी हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1, वेलोसिटी कितनी होगी, स्क्वायर कर लें इसका 36 इंटू 10⁻10, ये आएगी जूल। अच्छा, इन 31 पावर यहाँ से बच गई थी, तो ये जूल में आएगी। तो ये आ जाएगा 9.1 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻21 जूल, कन्वर्ट इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आ जाएगी 9.1 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻21 अपॉन 1.6 10⁻⁻19, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19 जूल। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व कर लें तो 0.91 इंटू 1.8 अपॉन 1.6, तो ये कुछ आ जाना चाहिए। ये आता है बच्चों 1.023 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इतना आ गया। तो इसका मतलब इसमें से राउंड ऑफ करके 1 ही आ जाएगा, ये लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इसकी एनर्जी, इसका मतलब वर्क फंक्शन क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ से वर्क फंक्शन आ गया E 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितना आ गया बच्चा 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर क्या हो गया C, ठीक। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं अपन। हीट treatment of a muscular pain involve reduction of wavelength of 900 nanometer. Which spectral line of H atom is suitable for this purpose? ये थोड़ा सा टिपिकल हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ये जेई मेन का इसी का था, यानी कि अपने को ये चाहिए तो कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन होना चाहिए। तो अपन एनर्जी निकाल लेते हैं इसकी, उससे समझ में आ जाएगा क्या होगा। एच एटम है तो एनर्जी निकाल लेते हैं, 36 है तो इसकी एनर्जी आ जाएगी 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 9000 एंगस्ट्रॉन। तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, ये डिवाइड कर लें, 1 3 बच गया, ठीक है। तो यानी कि 27 3 7 तो करीब 7, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी अपने को चाहिए। तो अब मैं इसमें एक बार ये जो पॉसिबल ट्रांजिशन है ये सारे इसमें बना के देख लेता हूँ। ये इन्फिनिटी मान लेते हैं, 1 2 3 4 हाइड्रोजन है ना, तो इसमें 5 से 3 5 भी बनाना पड़ेगा क्या। तो ये एनर्जी अपने को पता है वैसे तो कितनी होती है बच्चों, -13.6 -3.4 -1.51 -0.85 -0.54, इतना तो पता ही अपने को। तो अगर ये देखें 5 से 3, तो 5 से 3 का मतलब ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, इनको माइनस कर ले तो कुछ आएगा, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये नहीं है, ठीक है। फिर है इन्फिनिटी से 3, इन्फिनिटी से 3, अगर इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से 3 आए, इसको डिवाइड से देखिए 1 9 3 सही था, ठीक है। इन्फिनिटी से 3, तो इसकी एनर्जी है बच्चों 1.51, इससे तो ज़्यादा ही है, ठीक है। फिर है इन्फिनिटी से 1, 13.6 है। फिर है इन्फिनिटी से 2, 3.4 है। क्वेश्चन क्या है, विच स्पेक्ट्रल लाइन एच एटम इज सूटेबल फॉर दिस पर्पज।
H6.6 लेना है, तो इसमें थोड़ा राउंड ऑफ कर दिया, तो राउंड ऑफ करने से ये इससे मैच करना चाहिए। ठीक है, 1.5 मैंने 6.63 यूज़ किया है, इसने राउंड ऑफ करके यूज़ किया है, तो मैं इसको इससे निकालता हूँ, इसकी मैं रेडबर्ग फार्मूला से निकालता हूँ। ठीक है, तो 1/λ इज इक्वल टू R 1/n1 स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर, और ये माइनस इन्फिनिटी, तो यही है, इसका मतलब लैम्डा आ जाएगा 9/R, यही है। ठीक, तो यहाँ से आ जाता है 900 नैनोमीटर, ये सही है। ठीक है बच्चों, तो ये सही है, इस एनर्जी की बजाय इससे क्लियर है, तो आंसर क्या हो गया इसका? बी, रेडबर्ग फॉर्मूला से एक्यूरेट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 37, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस, एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम एटम, तो ये निकाल लीजिएगा। तो हीलियम की सेकंड एक्साइटेड यानी कि n इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से E3 निकालें तो -13.6 n जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा? -13.6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 9, यही है। तो यहाँ से आ जाएगा ये 1.51 इंटू 4, तो ये कितना आ जाएगा? -6.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आंसर क्या हो गया? ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 38 क्या कह रहा है बच्चों? विच ग्राफ सो दी below so does not represent the relation between incident light and the ejected electron ejected from the metal surface। देखिए पहले वाले में देखिए, आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चलोगे तो शुरुआत में इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, फिर अचानक से निकल जाएगा, फिर फ्रीक्वेंसी पे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट, या तो निकलेगा नहीं और निकलेगा तो कांस्टेंट रहेगा, तो ए तो सही है भाई। इलेक्ट्रॉन की जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे ये फोटोन यहाँ टकरा रहे हैं, तो जब तक इसकी एनर्जी वर्क फंक्शन ज़्यादा नहीं हो, जब तक इलेक्ट्रॉन निकलेगा या तो जीरो रहेगा, जब निकल जाएगा तो क्या रहना है? कांस्टेंट रहेगा। इंटेंसिटी पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करती, क्लास में कराया गया है, तो ये भी सही है। सी, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ये ग्राफ सही नहीं है। कौन सा ग्राफ सही है? डी सही है, तो ये रॉन्ग है, डी सही है, तो आंसर क्या हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर 39 क्या दे रखा है? फॉर एमिशन लाइन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन N18 N फाइनल N, द प्लॉट ऑफ वेव नंबर अगेंस्ट 1/n² विल बी, ये कर लीजिएगा भाई। वेव नंबर यानी कि रेडबर्ग फॉर्मूला यूज कर लें, तो 1/λ ही वेव नंबर होता है, R 1/n1² -1/n2², ये होता है, तो ये वेव नंबर हो गया इज इक्वल टू आर एच यूज किया, तो आर एच यूज कर लीजिएगा इसको। N1 कितना है? N1 8, तो 1/8² -1/n², यही है। अब अपने को ग्राफ बनाना है बच्चों, किसके अगेंस्ट? तो ये आ जाएगा RH/64 -RH/n², इधर है वेव नंबर। ग्राफ अपने को बनाना है लीनियर विद स्लोप RH, किसके अगेंस्ट है ये? वेव नंबर अगेंस्ट 1/n², तो इसके अगेंस्ट बनाना है। अब देखिए वेव नंबर तो क्या हो गया, एक तरीके से वेव नंबर तो बच्चों क्या हो गया? वाई एक्सिस, तो ये तो हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया 1/n² एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब ये लाइन होगी वाई RH/64 -RH/x, तो यही है। तो स्लोप कितना हो गया? RH। इंटरसेप्ट कितना हो गया? ये निकाल सकते हैं, लीनियर विद स्लोप -RH है, लेकिन लीनियर है ना, इंटरसेप्ट ये नहीं है, तो आंसर क्या हो गया? लीनियर विद स्लोप -RH। एमिशन ऑफ लाइन ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन फ्रॉम दिस, ये उल्टा है, मतलब N1 नीचे वाला होता है, तो ये 8 है, इनिशियल को बोला इन्हें, ठीक है, तो ये 8 का स्क्वायर यहाँ आएगा,
ठीक है, और ये क्या है, n है, ऐसा है ये ग्राफ। तो ये बच्चों हो जाएगा n² और ये हो जाएगा 64। तो यहाँ पे आ जाएगा चेंज होके क्या हो जाएगा, ये RH/x माइनस RH/64। तो इसका मतलब इसका स्लोप क्या हो गया, RH। स्ट्रेट लाइन है, स्लोप RH है, तो आंसर क्या हो गया, डी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में पहला स्टेटमेंट आप लोग जानते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल ऑफ हाई एंगुलर मोमेंटम स्टे अवे फ्रॉम न्यूक्लियस देन द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल ऑफ लोअर एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि एंगुलर मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, एन पे डिपेंड करता है, एन छोटा होगा तो नज़दीक होगा। सही है, ट्रू स्टेटमेंट है, पहला सही है। बी, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द साइज ऑफ ऑर्बिटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एजिमुटल क्वांटम नंबर। नहीं, ये गलत है। अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिक्स द ग्राउंड स्टेट एंगुलर मोमेंटम इज h इक्वल टू h/2π। यहाँ पे h क्रॉस होना चाहिए था, यानी कि n इक्वल टू 1 रख लो तो ये h ये आएगा, इसका मतलब c सही है। द प्लॉट ऑफ साई वर्सेज r फॉर वेरियस एजिमुथल क्वांटम नंबर्स सो पीक शिफ्टिंग टुवर्ड्स हायर r वैल्यूज। ये क्या कह रहा है कि ये अपन आपको ग्राफ समझाएंगे। साई वर्सेज r ऑफ वेरियस एजिमुथल क्वांटम नंबर्स सोज पीक शिफ्टिंग टुवर्ड्स हायर r। तो ये कहना ये चाह रहा है कि वेरियस सो हायर r वैल्यूज, मतलब जो r है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे एजिमुथल क्वांटम नंबर्स में चेंज आएगा। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, लेकिन इसको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसमें अभी के लिए आप 40 में डी लिख लीजिएगा, बाकी डी स्टेटमेंट अब ये मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 41 क्या कह रहा है, तो 40 में आपको डी लिखना है, ए और सी सही है। ठीक, तो 40 डी। 41 क्या कह रहा है, 41 में द हाइएस्ट वैल्यू ऑफ द कैलकुलेटेड स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट इन बोहम अमंग द ऑल द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ये कह रहा है कि मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम ट्रांजिशन के लिए मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, वो वैसे कहना चाह रहा है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट, तो इसमें ये वैसे तो कोऑर्डिनेशन में डिटेल में आएगा, लेकिन द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कैलकुलेटेड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम अमंग द ऑल ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स इज। तो एटलीस्ट मैक्सिमम जो उसमें जो है, जैसे Mn+2 होता है उसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उससे निकाल, लेकिन आप इसको छोड़ दीजिएगा अभी। ठीक है, तो लेफ्ट इट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट वहाँ भी होता है, इसलिए गलती से यहाँ डाल दिया ये। 42 अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट द विच ऑफ डज नॉट रिप्रेजेंट डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, मैंने यहाँ नहीं पढ़ाया था। एटॉमिक, ये भी इसका नहीं है, ये भी जो है किसका है, मोल का है ना। लेकिन स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो, ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, ऑल द एटम्स ऑफ, तो ये तो सही है। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एटम्स, देयर आर नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन, ये भी सही है। व्हेन गैस कंबाइन और रिप्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन दे डू इन द सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। ये कौन था, गैल्यूसैक्स लॉ था, ये गलत है। तो आंसर इसका क्या है, सी है, लेकिन ये भी किसका है, मोल का है। 43 द नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद मैक्सिमम विद क्वांटम नंबर n इक्वल टू 5 एंड ms इक्वल टू +12। तो देखिए n इक्वल टू कितना है, 5 है। इसने लिखा है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद क्वांटम नंबर्स n इक्वल टू 5, ms इक्वल टू, m और ms एक ही बात होती है, +12।
ठीक है, सॉरी एम नहीं, एम एस यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर का ये एम एस। अब आप इसमें देखिए एन ये है तो L0, L1, L2, L3 और L4। इसमें ऑर्बिटल कितने हैं, एक होता है, इसमें 3, इसमें कितने होंगे 5, इसमें 7, इसमें 9। ठीक है, तो ये इसमें m का तो कोई रोल ही नहीं है, स्पिन तो प्लस हाफ सबका हो सकता है, तो 1, 4, 5, 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, तो टोटल कितना आएगा 25। स्पिन तो प्लस हाफ किसी में भी हो सकता है, तो 25 आंसर होगा बी। ठीक है, बी। 44 देखिए बच्चों, इसमें ये कह रहा है कि 44 के बामर सीरीज के बारे में दे रखा है। तो बामर सीरीज के लिए n1 कितना होता है 2, n2 कितना होता है 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। स्टेटमेंट क्या है, वेवलेंथ डिक्रीज द लाइन इन दिस सीरीज कन्वर्ज। तो ये कहना क्या कर, कन्वर्ज का मतलब होता है नज़दीक नज़दीक होना। तो अगर देखिए वेवलेंथ अगर घटेगी तो लाइन के नज़दीक नज़दीक आ जाती है, तो इसका मतलब ये तो सही है। ठीक है, यानी कि वेवलेंथ अगर घटेगी तो ये जो ये बढ़ेगी, इसका मतलब लाइन क्या आ जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी। ठीक, बी नज़दीक आ जाती है। बी द इंटीजर n1 इज इक्वल टू, लिख चुका हूँ मैं, तो n1 2 है, ये भी सही है। सी द लाइन ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू, सही है, यानी कि 2 से 3 से जब 2 में आएगा तो लैम्डा क्या होगा, यानी कि एनर्जी मिनिमम होगी तो लैम्डा क्या होगा, इसका मैक्सिमम होगा, ये भी सही है। डी आयनाइजेशन तो 1 से लेकर कहाँ होता है, इन्फिनिटी, वो तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। तो आंसर क्या हो गया, डी। मतलब करेक्ट कौन कौन से हो गए, 1, 2, 3 यानी कि बी। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45। इसमें क्या कह रहा है बच्चों, द रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ द बोर रेडियस ए नॉट इज, तो कर लीजिएगा। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या हो गया, ए नॉट एन स्क्वायर बाई जेड। तो ये ए नॉट एन स्क्वायर यानी कि कौन हो गया, सेकेंड, तो 2 का स्क्वायर, जेड कितना है इसका 3, तो कितना हो गया 4a नॉट अपॉन 3। तो आंसर क्या हो गया, डी। क्वेश्चन नंबर 46, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द फोर्थ बोर ऑर्बिट, तो यानी कि क्या होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू 4 लैम्डा। तो यहाँ 2 पाई आर की जगह ए नॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये तो था। तो ये n यहाँ से 4 है वैसे तो मैं, पर यहाँ एक बार n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई ए नॉट, n कितना है बच्चों 4th अपॉन जेड, कौन है ये इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट इज, फोर्थ ऑर्बिट इज जेड नहीं दे रखा, देखिए ये इसमें मेंशन करना चाहिए जेड क्या है। तो इसमें जब कुछ नहीं है, सब में अपन a मान लेते 1 मान लेते हैं, तो इसका मतलब ये कितना जाएगा 8 पाई ए नॉट। वैसे ये गलत है, मेंशन करना चाहिए था इसको। ठीक, तो आंसर क्या हो गया ए। देखिए बच्चे, लास्ट क्लास में अपन जो है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े थे, तो उसका सिर्फ इतना ही यूज था कि वहाँ पे आर क्या होता है, थीटा क्या होता है, फाई क्या होता है, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें थोड़ा और आगे पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है साई, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन वेव, इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये साई फंक्शन है, लेकिन ये जो साई होगा ये किसका फंक्शन होगा बच्चों, आर, थीटा और फाई। तो इसका वेव फंक्शन कहलाएगा। साई के 2 पोर्शन होंगे, साई एक आर और एक साई थीटा और फाई, कॉमा लगा के लिखा है।
साई का वो भाग यानी कि इलेक्ट्रॉन वेव का वो भाग जो सिर्फ आर पे डिपेंड करता है, इसको बोलते हैं रेडियल वेव फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? रेडियल वेव फंक्शन। जो एंगल्स पे डिपेंड करता है यानी कि थीटा और फाई पे, उसको बोलते हैं अपन एंगुलर वेव फंक्शन। देखिए, जब एंगुलर नोड होगा वहां पे एंगुलर वेव फंक्शन 0 होता है, और जहां पे रेडियल नोड होगा वहां पे रेडियल वेव फंक्शन क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। दूसरा ये ध्यान रखना है, ये जो है किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड या इसमें से ऑन एन और एल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये वाला जो है डिपेंड ऑन एल और एम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है। जहां पे ये चीज ध्यान रखिएगा, फॉर रेडियल नोड, नोड पे क्या होगा? साई आर क्या होगा? 0। फॉर एंगुलर नोड, एंगुलर नोड साई थीटा और फाई क्या होगा? 0। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, रेडियल वेव फंक्शन, और ये सिंपल एक वेव फंक्शन है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन जब आप इसका स्क्वायर कर दोगे यानी कि साई स्क्वायर, तो इसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या बोला जाता है बच्चों? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसका अपना एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है। किसको इंडिकेट करता है? साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन वॉल्यूम, इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है। इसमें से जो ये वाला पोर्शन है, इसका स्क्वायर कर लें अपन, तो ये इसमें भी ये साई स्क्वायर आर। ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो ये अपने को इनके ग्राफ बनाने हैं। ठीक है बच्चों। आर और थीटा पे डिपेंड करेगा। आर यानी कि इससे कौन निकलता है? एन और एल। इससे क्या निकलेगा? एल और एम। इतना ही आपको ध्यान रखना, इससे ज़्यादा मैं इसको नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर आप जो क्वेश्चन बनने हैं उनको भी नहीं बना पाओगे। तो देखिए, इसके ग्राफ इंपॉर्टेंट होंगे अपने लिए। इसमें एक और फंक्शन आता है बच्चों, एक और ध्यान रखिएगा, जहां पर साई स्क्वायर कितना होगा? मैक्सिमम होगा, वो जगह क्या कहलाती है? ऑर्बिटल। साई स्क्वायर इज मैक्सिमम फॉर ऑर्बिटल। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऑर्बिटल्स के लिए साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम, और नोड के लिए साई की या साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि जब साई 0 तो साई स्क्वायर भी 0 आएगा। ठीक है। अब अपन आते हैं इसके ग्राफ पे। इसमें एक चीज और आप लिखोगे, ये तो ये क्या रहा है, एक और वर्ड आएगा इसमें, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। नाम ध्यान रखिएगा प्लीज, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन पी से या पी आर से। ये बेसिकली क्या होता है कि भाई ये मान लीजिएगा न्यूक्लियस है, इस वॉल्यूम के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो डेंसिटी है वो तो साई स्क्वायर है। यहां से इसका जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये आर है। ये डिस्टेंस क्या है? आर है। तो इस पे जो है, यहां पे इस पूरे वॉल्यूम के अंदर जो, अब ये थोड़ा सा
ट्वेल्थ क्लास का फिजिक्स का कंसेप्ट होता है, इस तरीके से इंटीग्रेट करना, हो सकता है आपको सिखा दिया हो। तो इस आर दूरी पर मैं एक, ये जो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट है, इस आर दूरी पर एक लाइन पे जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं बच्चों, पी आर। यानी कि क्या आ जाएगा ये, तो यहाँ से जैसे साई स्क्वायर, तो पी आर क्या होगा, पी आर विल बी इक्वल टू साई स्क्वायर आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 पाई आर स्क्वायर क्या है बच्चों, इसका सरफेस एरिया, किसका, ये इस स्फीयर का सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यानी कि जो साई स्क्वायर आर है उसको 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा पी आर। इससे ज़्यादा आपको इसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा समझना है तो जब 12th क्लास में अपन पढ़ेंगे, जब ये पूरा हो जाएगा एक बार दोबारा से, उस समय आप पूछ लीजिएगा कि सर इसका डेरिवेशन कहाँ कहाँ से आ रहा है। इसलिए मैंने पहले क्वांटम नंबर पढ़ाया था कि थोड़ा आसान हो जाए, अदरवाइज आप शुरुआत में ये चैप्टर, ये जो खासकर ये वाला पोर्शन है नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये चैप्टर का ही पोर्शन है, इसको छोड़ भी नहीं सकते, इसलिए कराना भी जरूरी है। तो हमारे लिए इसमें जो जरूरी होगा वो जो होगा ग्राफ। इंपॉर्टेंट क्या होगा बच्चों इसमें, ग्राफ, ग्राफ को पहचानना, ग्राफ ड्रॉ करना और ग्राफ को पहचानना, यही दो चीज इसमें इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। फंक्शन क्या होगा हमें नहीं पता, लेकिन ये चीज अपने को ध्यान रखना है। तो इनका जो एक जनरल नेचर है मैं आपको समझा दे रहा हूं कि भाई इनका साई फंक्शन कैसे होता है। अब अपन आते हैं इसमें, इसके हिसाब से ग्राफ, ग्राफ ऑफ ऑर्बिटल्स, ये आते श्रोडिंगर से ही हैं, लेकिन मैं कहां से समझाऊंगा, नोड से। देखिए कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जो जितने भी श्रोडिंगर इक्वेशन है, श्रोडिंगर या इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन है, वो सभी एक्सपोनेंशियली जाके डिके करेंगे। एक्सपोनेंशियली डिके समझते हैं, यानी कि ई की पावर में जाके खत्म होंगे सभी, ठीक है। तो इनमें मैं चाहे तो आप कुछ डेटा मैं आपको लिखा दूं, लेकिन वो कोई काम का नहीं है ना। अगर एक ही शर्त पे मैं वो चीजें बता सकता हूं जब आप कंफ्यूज ना हो, यानी कि जो बनने वाले क्वेश्चन है उनको भी गलत ना करने लग जाएं, अदरवाइज तो उनको लिखाने का कोई पर्पज सॉल्व नहीं होगा। देखिए जो मैं लिखना चाह रहा हूँ वो क्या है, आप इसको समझें। इसके जो साई फंक्शन है उसमें दो चीज़ें आएंगी। जैसे देखिए बच्चों, 1s के लिए मैं साई लिख रहा हूँ, बस ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि साई 1s ये कैसा होता है, 1/√पाई जेड अपॉन A0 3/2 ई की पावर -ZR/A0, ठीक है। अब देखिए साई, ये याद नहीं रखने 2s, मैं सिर्फ ग्राफ बनाने में इनका यूज करूंगा। इसका फॉर्मूला होता है 1/√32 पाई। देखिए जब मुझे ही याद नहीं रखने हैं, मैं ही याद नहीं रख रहा हूं, तो तुम क्यों याद रखोगे ना। तो ये लेकिन गिवन है तो फिर पहचान आना चाहिए। A0 की पावर 3/2, ये क्या आ जाएगा 2 ZR/A0 ई की पावर ZR/2A0। ऐसे ही देखिए बच्चों, साई अगर मैं 3s ड्रॉ करूं, 3s ये क्या जाएगा, ये बहुत बड़ा सा फंक्शन होगा, 1/81√3 पाई। फॉर्मेट आपको ध्यान देना है, Z/A0 रेज टू द पावर 3/2 27 -18 ZR/A0 +2
जेड आर अपॉन ए नॉट का स्क्वायर। ठीक, फिर आगे क्या है, ई की पावर जेड आर अपॉन 3a0। ठीक है, तो ये इसमें मैं साथ के साथ बना ही देता हूँ, चलो थोड़ा बहुत शायद तुमको याद रह जाए। अब अपन आते हैं पी पे, तो मान लीजिएगा मुझे 2px यानी कि x डायरेक्शन में है, या 2pz से शुरुआत करते हैं, 2pz, तो इसके जो क्या आएगा 2pz, तो ये हो जाएगा 1/√32 पाए। मैं एक ही शर्त पे लिख रहा हूँ कि आप इससे कंफ्यूज ना हो, z अपॉन ए नॉट, जो मैं समझाऊंगा वही ध्यान रखना है, 3 की पावर 2, फिर 3 की पावर 2 ई की पावर जेड आर अपॉन ए नॉट, जेड आर अपॉन ए नॉट, ई की पावर जेड आर अपॉन 2a नॉट इंटू कॉस थीटा। ठीक, समझ गए। सिमिलरली ये जो है, अगर मैं साई 2px लिखना चाहूँ तो देखिए ये सारी चीज़ें सेम होंगी, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क होता है। जेड अपॉन ए नॉट रेज टू द पावर 3/2, फिर ये जेड आर अपॉन ए नॉट ई की पावर माइनस जेड आर अपॉन 2a0, ये क्या था साइन थीटा, साइन थीटा x है ना, तो इसका मतलब कॉस फाई। ठीक है, सिमिलरली जब अपन साई 2py लिखेंगे बच्चों, तो ये क्या जाएगा 1/√32 पाए जेड अपॉन ए नॉट 3/2 जेड आर अपॉन ए नॉट ई की पावर माइनस जेड आर अपॉन 2a0 साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, और भी है मेरे पास तो सारे लिखे हुए हैं, बट मैं उनको लिखना नहीं चाह रहा हूँ, सिर्फ इनसे आपको थोड़ा बहुत कंक्लूड करना है कि ये कैसे आए हैं। ये डायरेक्ट लिखे, इनका कोई अपने पास सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक अभी भी काम, अभी रिसेंट में डेवलपमेंट चल रहा है, अभी नहीं पढ़ते तो अपन कहाँ से पढ़ेंगे ना। तो ये है, अब इसमें आप ध्यान दें, इसमें सभी में देखिए ई की पावर जेड आर अपॉन ए नॉट का फंक्शन है, एक्सपोनेंट, सभी में चाहे कोई भी हो, सभी में है, यानी कि सभी का कर्व इन्फिनिटी पे जाके क्या होगा, जीरो होगा। दूसरा ये देखिए आप नोड से देखिए, इसके पास कितने रेडियल नोड है बच्चों, 1s है ना, तो n1 है, तो रेडियल नोड कितने हैं इसके पास, 0, तो इसमें कहीं भी ये 0 नहीं हो रहा है। इसके पास बच्चों रेडियल नोड कितने होंगे, 2s के पास 1, तो ये जो है देखिए लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि एक बार 0 होगा, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे लीनियर इक्वेशन, क्योंकि जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका कितना रूट आता है, 1, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कहाँ पे 0 होगा, बिल्कुल निकालूंगा, मैं आगे कराऊंगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये इसके बाद देखिए इसके रेडियल नोड कितने हैं, 2, तो जब रेडियल नोड 2 है तो देखिए क्वाड्रेटिक आ गया आर का, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक, तो जब ये क्वाड्रेटिक है इन रेडियस, लीनियर इक्वेशन इन आर, तो इसका मतलब आर के 2 सोल्यूशन आएंगे जो क्या हो जाएंगे रेडियल नोड, ये 2 बार 0 होगा, क्वाड्रेटिक है। फिर आप इधर आइए, इसके कितने नोड है, एक भी नोड नहीं है, r इक्वल टू 0 पे 0 नोड नहीं कहलाएगा ना, यहाँ पे कोई रेडियल नोड नहीं है, तो रेडियल नोड 0, कहीं भी 0 नहीं हो रहा है बीच में, इसके भी रेडियल नोड 0, इसके भी रेडियल नोड 0, तो ये कहीं भी जो है लीनियर इक्वेशन नहीं है, बीच में r है, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, हाँ ये चीज ध्यान रखें, और ये आप ध्यान रखिए, देखिए कॉस थीटा कहाँ जा रहा था, जेड एक्सिस में, फिर साइन थीटा कॉस फाई एक्स एक्सिस में, साइन थीटा साइन फाई, तो इस वजह से साइन थीटा साइन फाई, तो इसमें देखिए सभी में, क्योंकि सभी 2p के पार्ट हैं, तो सभी का जो ये पोर्शन है इतना, जिसको अपन क्या बोलते हैं रेडियल पार्ट, तो रेडियल वेव फंक्शन ऑफ
all three 2p orbitals इज सेम। आना ही है क्योंकि इसमें सिर्फ डायरेक्शन का फर्क होता है, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई में, एक जेड में, बाकी शेप पे कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, एग्जैक्ट तो ये है, इनको मैं ड्रॉ कर सकता हूं, लेकिन अपन ऐसे नहीं सीखेंगे, इनको याद नहीं रखना है, याद नहीं रखना है, बस ये लॉजिक याद रखने की कितनी जगह नोड आएंगे। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें देखिए आर नहीं है, नॉन जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये लाइन आप लिख लें कि वेव फंक्शन ऑफ एस ऑर्बिटल स्टार्ट फ्रॉम नॉन जीरो वैल्यू, इसके अलावा बाकी सभी जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, इसमें देखिए जीरो है, आर इक्वल टू जीरो पे जीरो हो जाएगा, सब में आर आ रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि वेव फंक्शन ऑफ अदर देन एस ऑर्बिटल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, चाहे वो एस पी हो चाहे वो डी हो। ये दो लाइन इसमें काम की है। ठीक है बच्चों, कहाँ जीरो होगा इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे आगे, या किसी ने मिल जाएगा किसी एक्सरसाइज में कि नोड कहाँ होगा, तो इसको सॉल्व करना होगा। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आपको आता है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है। ठीक है, तो ये कैसे देखेंगे, देखिए, तो ये मैंने सिखा दिया नोड कितने, एग्जैक्ट तो ये है, लेकिन मुझे इससे नहीं सिखाना, मुझे और तरीके से सिखाना है कि नोड कितने हैं। बट ये दो तीन पॉइंट जो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आ रहा है, ये सब चीजें वहां भी यूज हो रही है। देखिए बच्चों, ग्राफ ऑफ ऑर्बिटल, तो इसमें पहले अपन एस ऑर्बिटल की बात करते हैं। तो एस ऑर्बिटल में एक चीज ध्यान रखिएगा, जो एंगुलर फंक्शन है वो क्या होता है, जीरो होता है। एंगुलर पार्ट होगा नहीं इसमें, है ना, जीरो इज नॉट प्रेजेंट। ठीक, इसमें थीटा फाइव नहीं आता है। तो देखिए, अब मान लो 1s ऑर्बिटल है, 1s ऑर्बिटल का मतलब ये हो गया, इसके पास टोटल नोड कितने हैं बच्चों, 1 - 1 यानी कि जीरो। रेडियल नोड कितने हैं, जीरो। तो ये कहीं भी जीरो नहीं होगा ना, रेडियल नोड जीरो, इसका मतलब ये हो गया, इट मीन्स रेडियल वेव फंक्शन ऑफ 1s ऑर्बिटल will never be zero from r equal to 0 to infinity। ठीक, इसका मतलब इसका जो ग्राफ है वो ऐसा आएगा, सिर्फ साई 1s। ठीक, अब इसी का अपन स्क्वायर कर दें, इसी का स्क्वायर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ना इस पे, तो ये थोड़ा सा इसका स्टीप हो जाएगा। ठीक है, फिर एक तीसरा कर्व आता है पी आर। तो पी आर क्या होता है बच्चों, तो इसका जो पी आर बनाएंगे अपन, तो पी आर आ जाएगा साई स्क्वायर आर इंटू 4 पाई r स्क्वायर। तो ये तो r इक्वल टू 0 पर पी आर तो क्या होना है, किसी भी ऑर्बिटल का जीरो होगा। ठीक है, इन दोनों कर्व को अपन मिलाएं तो ये पी आर ऑफ 1s की बात कर रहे हैं अपन, पी आर, तो ये ऐसा आएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके का इसका कर्व। इंपॉर्टेंट ये है कि कहीं भी ये इस एक्सिस को यानी कि आर वाली लाइन को कहीं भी ये कट नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें कोई भी नोड नहीं है। ये r इक्वल टू 0 है तो ये नोड नहीं होता है। समझ में आया? तो ग्राफ का नेचर ही तो अपने को समझना है। अब देखिए, मैं इसमें 2s ऑर्बिटल लिख रहा हूं, टोटल नोड कितने हो गए, 2
-1 यानी कि 1, रेडियल नोड 1 होगा क्योंकि इसमें एंगुलर नोड तो होता नहीं है भाई। एस फंक्शन में कभी भी एंगुलर नोड नहीं होगा। इट मीन्स रेडियल वेव फंक्शन ऑफ 2s ऑर्बिटल विल बी 0 एट 1 पॉइंट बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। इसका मतलब इसका नेचर तो ऐसा ही आना है, लेकिन जब ये 2s का ग्राफ आप बनाओगे तो 2s का ग्राफ ऐसा बनेगा, स्टार्ट तो ऐसे ही होगा, एक जगह 0, ये नोड है, ये कौन सा पॉइंट है, जो भी है, जो भी इसकी वैल्यू, मान लीजिएगा ये R1 है तो ये रेडियल नोड है, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है बच्चों, रेडियल नोड। यानी कि अब आप इसका स्क्वायर करें तो इसमें देखिए इस नोड के दोनों तरफ, जो मैं साइन कहीं समझा रहा था एक बार कि नोड के दोनों तरफ इधर ये प्लस है तो इधर ये माइनस होगा। अब आप इसका स्क्वायर कर ले बच्चों तो ये जो फंक्शन है इसमें इतना चेंज आएगा कि जहां पर ये वापस ऐसे हो जाएगा, यानी कि जो नेगेटिव था वो कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये R1 ही है। साई का साई में ही साइन लगते हैं, इनमें नहीं लगते साई स्क्वायर में। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो इसका साई स्क्वायर, ये 2s की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों ये कैसा आ जाएगा, 0 से स्टार्ट होना था लेकिन बीच में एक जगह और इसको 0 होना पड़ेगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। समझे, जहां पे ये मैक्सिमम होता है, ये जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अपन, ये जो दूरी है यहाँ से r मैक्सिमम है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल, ठीक है। PR किसके लिए, 2s के लिए। समझ में आया। इंपॉर्टेंट ये है कि कितनी जगह कट करेगा, बस इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है इसमें, ठीक। नेक्स्ट देखिए 3s ऑर्बिटल। 3s में अब ये 3 -1 यानी कि 2 हो जाएगा, ये तो 0 होगा, 2 होगा। इट मीन्स रेडियल वेव फंक्शन ऑफ 3s ऑर्बिटल कितनी जगह कट करेगा, विल, पिछले वाले में विल नेवर बी की जगह पिछले वाले में चेंज करना। इट मीन्स विल बी, नेवर हटा लेना पिछले वाले में, इसमें से हटेगा, विल बी 0 एट 2 पॉइंट, पिछले में हटाना, इसमें भी हटाना। तो जब ये 3s का आप बनाओगे यहाँ तो ये तो हट जाएगा। अब देखिए 3s के लिए कैसा बनेगा, कितनी जगह 0 करना है बच्चों, 2 जगह। तो यहां से स्टार्ट ऐसे ही करना है 0, फिर 2 जगह 0 हो गया, फिर ऐसे जाएगा। ये एक यहाँ नोड है, एक यहाँ नोड है, ये प्लस तो ये माइनस, ये प्लस, ये R1 पे नोड है मान लीजिएगा, तो ये R2 पे नोड है। R1 1 2 वैसे ही लिख रहा हूँ ना, सॉल्यूशन है इसके। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जो नेगेटिव वैल्यू वो पॉजिटिव आ जाएगी बस। तो यही तरीका रहेगा लगभग। तो मान लीजिएगा तो यही है, तो ये तरीका ऐसे ही रहेगा, 1 2 फिर ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये R2 है। इसमें इतना फर्क होता है कि एक R से मल्टीप्लाई और हो जाता है। तो ये अगर आप PR बनाओगे 3s के लिए तो ये कितनी जगह 0 होगा बच्चों, 0 से शुरू होगा, 2 जगह 0 होगा बस, 1 2 3 बस इस तरीके से। तो ये R1 R2। इंपॉर्टेंट सिर्फ ये ग्राफ है, साइन सिर्फ इसमें डिसाइड करने होते हैं, उनमें डिसाइड नहीं करने होते। किसी भी ग्राफ को स्क्वायर कर दे तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में चली जाती है। इस तरीके से ग्राफ बनाना आना चाहिए, ठीक है।